इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बारीकियों को समझाने वाला सबसे बड़ा चुनाव का शो, चुनाव मंच। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ हिंदुत्व बल्कि ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं। क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीट प्लस दिलाएगी? क्योंकि लगभग यही वायदा किया जा रहा है। योगी के केशव का क्या है गेम प्लान? इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य साहब, 325 प्लस यानी कि पिछले बार से भी ज्यादा सीटों की आपकी उम्मीद, ये उम्मीद है या इसे वास्तविकता में आप तब्दील करने जा रहे हैं? ये उम्मीद ही नहीं, ये वास्तविकता में उत्तर प्रदेश का जब रिजल्ट आएगा तो यह आप भी देखेंगे, प्रदेश भी देखेगा, देश भी देखेगा, और जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वह भी देखेंगे कि हम 2017 में जब 300 पार की बात करते थे तो हमारे विरोधी हंसते थे कि ये 47 से 325 की बात 300 पार की बात करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी बोलती जनता ने बंद कर दी, और यह रिजल्ट 2014 से उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जनता जनार्दन के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है, उस संगठन के बल पर 2014, 2017, 2019 तीनों चुनाव में दिखाने का काम किया है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2022 में हम 2017 बड़े बेहतर तरीके से दोहराने का काम करेंगे, विजय प्राप्त करने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। केशव जी, आप संगठन को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन बीते एक साल से जिस तरह की आवाजें निकल कर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, संघ परिवार के तमाम घटक दल के बीच से, कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मुंह से, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत उठापोह की स्थिति है, लोगों में अविश्वास भी है। आपको लगता है आप इसको पाट पाएंगे? निश्चित तौर से आपको मैं इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कोई भी शिकायत होती है, बताना वो अलग बात है, लेकिन सभी लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम 2022 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बूथ स्तर तक भाजपा से अधिक मजबूत सारे विरोधी एक तरफ हो जाएं, तब भी दूसरे कोई टिकने की स्थिति में आज की तिथि में नहीं है, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में हैं और विरोधी हमारे सदा जनता से दूर रहते हैं, ट्विटर पे रहते हैं, वो सोशल मीडिया पर रहते हैं और उसको आप सबके माध्यम से स्पेस मिल जाता है और आप सब दिखाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि जनता से बहुत दूर जा चुके हैं, भाजपा जनता के बहुत निकट जा चुकी जी। केशव जी, लेकिन इस पर एक सवाल उठा जो कि आपके विरोधी बड़े चक्कारे लेकर पूछते हैं कि मुख्यमंत्री निवास से आपके घर की दूरी 1-1.25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, 4 साल से ज्यादा लग गए इस दूरी को पार बड़े अब देखिए हमारे जो और बहुत बैठक हुई, हमारे सब कुछ हुआ, तो जरा सफाई से बताइए ना क्या हमारे जो है। मैं बताऊं, हमारे विपक्षी मित्र इतना ही कहूंगा कि वो थोड़ा सा अपना जो अध्ययन का काम है वो थोड़ा सा बढ़ाएं तो उनको ध्यान में आएगा। केशव प्रसाद और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कभी कोई दूरी नहीं थी, सदैव सुख दुख का हिस्सा हम सब लोग एक साथ रहे हैं और एक साथ रह करके यहाँ देखे हैं। उनको हमारे परिवार में भी दुख की घड़ी आई थी, मुख्यमंत्री जी के परिवार में भी जो उनका पूर्व आश्रम जहाँ से वह उनका जन्म हुआ है, उनके यहाँ भी कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हुई थी, तो दुख के समय में भी हम सब एक दूसरे के साथ थे। आज सुख का अवसर आया था और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, गर्व है मुझे, बेटा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। अगर हमारे संगठन के शीर्ष अधिकारी आए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी आए तो विरोधियों को बहुत दर्द क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है। वो उनको भी बुलाएंगे जल्दी से, उनका भी बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो, यह जरूर हम कहना चाहते हैं। केशव जी, मैं कुछ दरअसल जो दबी छिपी जबान से कुछ चीज़ें निकलती हैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप उस पर बहुत स्पष्टता से अपनी बातों को सामने रखें। कहा गया कि मुख्यमंत्री जी
पीडब्ल्यूडी के काज में सीधे दखल देते हैं, कई बार आपको उसमें शामिल नहीं करते। आप जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके हाथ में कमान देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको चुनाव कर लिया, आपको भागीदारी उसमें नहीं रखी, आपके महकमे पर कुछ ज़्यादा ही उनकी नज़र रहती है। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, खास करके लखनऊ में, बहुत सुनने को मिलती है। जब भी मैं जाता हूँ ऐसा सुनता हूँ। सच है या सब अफवाह है? देखिए इस प्रकार की जो भी अफवाह फैलाने वाले हैं, मैं उनको इतना ही कहूँगा कि जो हमारे विरोधी, चाहे वो सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, बाकी सब विरोध में बयानबाजी कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं जी। लेकिन उनके सामने एक स्पष्ट चित्र है उत्तर प्रदेश का कि पिछले 4 वर्षों में जो विभाग मेरे अंतर्गत हैं उनके माध्यम से कितना काम हुआ है। आप कैमरा के बगैर जाएंगे, पूछेंगे तो विरोधी भी ये बताएंगे नहीं, काम तो बहुत हुआ है, और विरोधी पक्ष और विपक्ष में केशव जी ने कोई अंतर नहीं किया है। और मुख्यमंत्री के नाते वो केशव जी का विभाग हो, चाहे डॉक्टर दिनेश जी का विभाग हो, या किसी मंत्री का विभाग हो, उसके बारे में जानना, समझना और मार्गदर्शन देना उनका अधिकार है, वो देते हैं। लेकिन इस विषय को लेकर के कोरी अफवाह है, इस प्रकार की माहौल जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। हम सब लोग एकजुटता से प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, प्रदेश का विकास कर रहे हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों की भलाई के लिए अलग काम कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए अलग काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार पर चोट करने का अलग काम कर रहे हैं। जी केशव जी, इस विषय पर एक और सवाल है, क्योंकि अन्य बहुत सारे विषय हैं जिस पर आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है। 2017 में उम्मीद बहुत थी कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बारे में कई आपके समर्थक इस चीज़ को अपने दिल में संजोए बैठे रहे। अब वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी, क्या मुख्यमंत्री न बनने, क्या कहीं कोई छोटा सा भी मलाल आपके दिल में है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में जानते हैं वह निश्चित तौर से इस प्रकार की बातें कभी नहीं कहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सिपाही हैं कि जिस भी मोर्चे पर डटा दिया जाता है उस मोर्चे पर डटते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्देश देता है उसका पालन करते हैं। मैं आपको 2016 की ओर ले चलना चाहता हूं, जब मैं 2 वर्ष केवल विधायक रहा हूं, लगभग 1.5 वर्ष सांसद में पहुंचे हुए थे, और इतने कम समय में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। मैं भी अवाक था, लेकिन नेतृत्व ने भरोसा जताया, और नेतृत्व ने भरोसा जता करके प्रदेश में अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी सौंपी। केंद्र में 2014 से हमारी सरकार थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वर्तमान राजनीति के कह लीजिए कि चाणक्य, और हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उस समय श्री अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना व्यापक औरा है, उनके संरक्षण में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की लड़ाई लड़ी, और 2017 में जो बड़े बड़े सपने देखते थे उनको चारों खाने चित करने का काम किया। जिन विरोधियों को ये नहीं दिखाई देगा कि 2016 में केशव प्रसाद जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जो मेरे उप मुख्यमंत्री बनने पे सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, श्री अखिलेश यादव जी से सवाल है, जब वह मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समाज के बीच में से आने वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया था क्या? उनको सबको सवाल करने का अधिकार नहीं है। मायावती जी थी, उन्होंने ऐसा कोई अवसर दिया था क्या? नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा उत्तर प्रदेश का काम हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है। इनको मालूम है 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही। ये सच्चाई को यह जानते हैं, जो लोगों से जुड़े हैं उनको पता है। बाकी अभी जब तक चुनाव चलेगा, जैसे 2019 में हमारे देश के ही नहीं संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए कितने गठबंधन बन गए। सपा बसपा तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए एकदम तैयारी शुरू कर दिया कि अब तो सपा बसपा एक हो गए, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा का मजबूत संगठन है, हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, हम सरकार के माध्यम से जनता की ईमानदारी से सेवा करते हैं, उनके सुख दुख का हिस्सा रहते हैं, इसलिए हमारे प्रति समर्थन रहता है। इस प्रकार का कोई किसी को मलाल नहीं है। पार्टी का नेतृत्व जब भी जो भी जैसा भी निर्णय लेता है किसी भी कार्यकर्ता के बारे में, हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है। जी केशव जी, अब अयोध्या का जिक्र करते हैं, क्योंकि अयोध्या के मसले पर विपक्ष आपको, आपकी सरकार को बहुत घेरने की कोशिश कर रहा है। जमीन के
घोटाले को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, उसे जमीन घोटाला करार दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई आपको पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है? क्या अयोध्या में वाकई में मुनाफाखोरी हो रही है? आम जनता का पैसा, जो कि श्रद्धा का पैसा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। और जो इस प्रकार के श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को विस्तार देने की जो योजना चल रही है, उस योजना को जो ना तो देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को अभी बर्दाश्त कर पाए हैं, ना तो रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया, या जिनको सहन नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या को लहूलुहान किया था, उन लोगों को इस राम जन्मभूमि मंदिर मामले में सवाल पूछने का अधिकार है क्या? घोटाला शब्द, जिन लोगों ने पूरे सत्ता में रह करके घोटाले ही घोटाले किए, उनको घोटाले के अलावा कुछ नजर नहीं है। राम भक्ति की शक्ति क्या होती है, राम जी के प्रति श्रद्धा क्या होती है, अयोध्या जी को लेकर के हमारा विजन क्या है, हमारी कल्पनाएं क्या, हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, इसको वह सब न सोच सकते हैं न समझ सकते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, आज वह राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर को अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों की लाशों का ढेर लगा दिया, वो सवाल करते हैं। आम आदमी पार्टी का न तब पता था ना पता है, ये केवल मीडिया में दिखाई देते हैं। इनके सवालों का मैं कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में है, और सरकार के नाते वो अयोध्या नाथ के चरणों में हम सब सच्चे भाव से समर्पित हैं और अयोध्या जी का व्यापक विकास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं। या इनको सहन नहीं हो रहा है, इनका जो पेट में दर्द है कि राम जन्मभूमि का मंदिर क्यों बन रहा है, इसके कारण इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। या झूठा एकदम आरोप लगाने का है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि श्री राम जन्मभूमि मामले को लेकर के घोटाला शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी ट्रस्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी वो करेंगे, लेकिन घोटाला शब्द और श्री राम जन्मभूमि के विषय में मुझे लगता है कि नहीं उपयोग करना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह आपसे भी रहेगा। जी केशव जी, आपने जनता को भरोसा दिया, आप 2022 तक राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू ही नहीं करा देंगे, बल्कि एक मुकम्मल स्थान तक पहुंचा देंगे। 2024 तक राम मंदिर बनकर पूरे देश के सामने होगा, ये भरोसा आपको है अभी? आपको लगता है कि 2 साल 2.5 साल के अंदर में ये बड़ा बृहत् कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का विषय है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बने। मैं ही नहीं, मैं राम भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ, देश के हर राम भक्त को यही इच्छा है, दुनिया के हर राम भक्त यही चाहते हैं कि अयोध्या जी में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अयोध्या में तो राम जन्मभूमि है, यह लोग जानते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम ने राज्य किया है बैठ करके, और एक राम राज्य की परिकल्पना चाहे गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, वो बताने की बात करता है। हमारी सरकार तो अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक राम वनगमन मार्ग है, उस पूरे राम वनगमन मार्ग में कितनी भगवान श्री राम की लीला है वह भी लोग देख सके, हम तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह सब चीजें जो हमारे विपक्षी हैं विरोध कर नहीं सकते। अब कोई कुंभ में डुबकी लगाने जाता है, कोई मंदिर में दर्शन करने जाता है, जो कभी भगवान राम जी को देखना नहीं चाहते थे, कुंभ की आलोचना किया करते थे, मंदिर जाने को जैसे वो सांप्रदायिकता समझा करते थे, वह सब अपने रंग ढंग बदलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। ट्रस्ट मंदिर निर्माण कर रहा है, ये ट्रस्ट बताएगा कब तक हो जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द हो, शिखर का कलश स्थापित हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो। मैं पूज्य अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में इस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, तो मुझे वह सारी बातें याद हैं जो भावनाएं उन लोगों के मन में थी। जी केशव जी, आपका एक बयान है जो बड़ा दिलचस्प है। आपने कहा कि कोई गुमराह करके या विदेशी पैसे का लालच देके धर्मांतरण करेगा तो उत्तर प्रदेश कोई चारागाह नहीं है, जो चढ़ते हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। विपक्ष का यह आरोप है आपकी सरकार के ऊपर कि आपके पास उपलब्धि गिनाने का मौका नहीं है, इसलिए आप धर्मांतरण का मुद्दा अभी उठा रहे हैं। 4.5 साल तक आपने इस पर कुछ नहीं किया, अब यही मुद्दा आपका चुनाव जीतने का यंत्र बन गया है। देखिए, विपक्ष को अपने आंख की जांच करानी चाहिए, अपने कान की जांच करानी चाहिए, क्योंकि उनको जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, जो सुनाई देता है वो सच नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का, चाहे धर्मांतरण के मुद्दे पर अपराध किया जाएगा, तो अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता है।
या विपक्ष जानता अच्छी प्रकार से, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से मतलब आकाश से पाताल तक पहुंच चुके हैं या विपक्ष के, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस कोई भी दल हो, उनको अभी इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम ऐसे किसी मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जाएं। हम तो कहते हैं, विपक्ष में चुनौती के साथ कहता हूं, विकास के मुद्दे पर सपा बसपा कांग्रेस के लोग कभी चुनाव के मैदान में नहीं आ सकते, क्योंकि वो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नाम पर विकास करती है, जो सबको दिखाई दे रहा है। आप किसी गरीब आदमी से पूछिए, झोपड़ी में रहने वाले से पूछिए, वो धीरे से कहेगा नहीं हम तो मोदी जी की पार्टी को वोट देंगे। माताएं बहनें जो अशिक्षित है, आप किसी गांव में चले जाइए, वो अभी यही धीरे से कहेंगे नहीं हम तो कोई कुछ भी कहे हम तो बीजेपी को वोट देंगे। यह सच्चाई ये सारे विरोधी जानते हैं। इस प्रकार के आरोप निराधार है और जो गलत काम करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हो रही है, आगे भी होगी। केशव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि गाजियाबाद और इस इलाके में एक बुजुर्ग के दाढ़ी काटने और उनकी पिटाई का मामला, उस पर भी आपने कहा कि जो भी इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप लोग जानबूझकर इस मसले को दबाना चाहते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, मीडिया के कई लोग इसमें सीधे शामिल रहे, उनमें से कुछ लोगों ने आज कहा कि बिना वेरीफाई किए हुए हमने इस तरह के ट्वीट कर दिए। क्या एक वर्ग है जो जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तर प्रदेश को कटघरे में खड़ा करने के लिए आमदा है? नहीं, निश्चित तौर से ऐसी कोशिश लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ भी, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भी, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भी लगातार साजिश रची जा रही है, लेकिन साजिशकर्ता कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की पोस्ट डाल करके हिंदू संगठनों को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करना और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करना, यह किसी भी कीमत पर अस्वीकार है या गैर कानूनी है। इस प्रकार से जो भी कुछ करता है उसके खिलाफ जो कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। और मैं विपक्ष के जो भी हमारे साथी हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुद्दा उस मुद्दे पे आइए, इस प्रकार के हथकंडे मत अपनाइए। और इस प्रकार के हथकंडे अपना करके ना आप प्रदेश का भला कर सकते हो, ना देश का भला कर सकते हो, ना समाज का भला कर सकते हो, ना गरीब और किसान का भला कर सकते हो। उप मुख्यमंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की साख पर बट्टा लगाता गया, उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती लाशें और गंगा के किनारे दफन हुई लाशों की तस्वीरों को इस तरह से प्रदर्शित किया गया जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोग मरते चले गए, सरकार बिल्कुल निर्मम बनी रही, अंधी बनी रही। मैं आपसे जानना चाहता हूं वास्तविकता क्या थी और ये जिस तरह से हुआ सरकार उसके लिए क्या ठोस कार्रवाई कर रही है? देखिए, इंडिया टीवी के इस मीडिया के एक सबसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे बड़े मंच से मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग इस प्रकार की खबरें चलाए हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनको यह सच पता करना चाहिए। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं प्रयागराज की स्थिति को जानता हूं, मैं श्रृंगवेरपुर की स्थिति को जानता हूं। वर्षों वर्ष से पहले गंगा जी में बहुत तीव्र प्रवाह होता था, 12 महीने होता था। लोग आते थे गंगा जी के तट पर, अंत्येष्टि का संस्कार किया करते थे। संस्कार करने के बाद बहुत से लोग शव को सीधा नदी में प्रवाहित, गंगा जी में प्रवाहित किया करते थे। लेकिन जब जल का प्रवाह कम हुआ तो लोगों ने गंगा जी के किनारे जो रेतीला स्थान होता था जहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार होते थे, वहाँ जो मृतक शरीर है उसको वहाँ पर दफनाने का काम, उसको वहीं बालू के नीचे दबाने का काम ये वर्षों वर्ष से हो रहा है। लेकिन इसको कोरोना से जोड़ करके प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने घिनौना मतलब एक तरह से दुष्प्रचार किया है, उनको जनता क्षमा नहीं करेगी। आप प्रयागराज जाइए, आप श्रृंगवेरपुर धाम जाइए, आज भी लोग आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के परिवार का अगर कोई नहीं रहता है वो तो उनके लिए दुख की घड़ी होती है। बहुत से लोग वहाँ दाह संस्कार करते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रवाह करना चाहते हैं, जो प्रवाहित नहीं कर पाते हैं वो बालू के नीचे आज भी दबाते हैं। और दबाते हैं, जब तीव्र गति से बाढ़ आती है तो वह सारे शरीर उसमें बह करके जाते हैं। लेकिन सरकार ने तमाम सारे कदम भी उठाए हैं, लेकिन कोरोना से जोड़ करके जो दुष्प्रचार करने का काम किया गया वो सरासर झूठ था, गलत था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जी केशव जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान जिस तरह से लगातार तरक्की हुई है,
लोग इसको एक तरफ कर देते हैं जी, और उनके भगवा धारण को, आपके आरएसएस की पृष्ठभूमि को इस तरह से उजागर किया जाता है जैसे कि हिंदुत्व की सरकार चल रही है, जो कि सिर्फ धार्मिक आधार पर, धार्मिक उन्माद के आधार पर वोट बटोरती है। देखिए, इस प्रकार का जो लोग आरोप लगाते हैं उनके बारे में मैं एक बात कहता हूं कि इस आधार पर ना कोई चुनाव जीत सकता है, ना कोई सरकार बना सकता है, और ना कोई इस प्रकार से सरकार में रह करके काम कर सकता है। और मैं लगातार एक नारा लगाया करता हूं कि 100% में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, और उस बंटवारे में भी हमारा है। यहाँ अगर विपक्ष के लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के बीच में जो हमारे मतदाता हैं उसमें से 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 40% में सारे विरोधी मिलकर के लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से भी बड़ी संख्या में हमारे समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी रीति नीति, हमारी कार्य पद्धति, हमारे सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा कार्य, ईमानदारी के साथ गरीब की भलाई की तमाम योजनाएं। मैं तो एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से आता हूं। जितना गरीबों और किसानों के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के किया है, अगर ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले, ये बसपा वाले करते तो आज उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति ही अलग प्रकार की होती। लेकिन यह करने की जगह ये तो 100 रुपए में से 85 रुपए दलाली खाना चाहते हैं, और जो दलाली खाना चाहते हैं उनको ना तो भाजपा की केंद्र सरकार, ना प्रदेश सरकार, मोदी और योगी के नेतृत्व वाली सरकार इनको पसंद नहीं आएगी। इनको भ्रष्टाचार करने की छूट मिल जाए, पसंद आएगा। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे आखिरी ये मानूं 325, इससे कम नहीं, ये आपका कॉल है इंडिया टीवी पर। जी निश्चित तौर से हम 2022 में 2017 दोहराएंगे, जनता के आशीर्वाद से दोहराएंगे, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दोहराएंगे, सरकार, दोनों सरकारों के कामकाज के बल पर दोहराएंगे। और मैं सभी प्रदेश की अपने जनता से भी अपील करना चाहता हूं, जब वोट देने जाएं तो जरूर तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को अगर खत्म करने का काम भाजपा ने किया है तो विचार करेंगे कि ऐसी गुंडागर्दी फिर वापस लाना है क्या। लोग नहीं लाना चाहते, तो इसलिए भाजपा के पक्ष में 325 प्लस आएगा, ऐसा मैं पूरा भरोसा करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपसे इस वक्त देने के लिए। धन्यवाद है जी। इंडिया टीवी पर चुनाव मंच लगातार जारी है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोपहर 1 बजे आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार। चुनाव मंच पर होंगे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल, बीएसपी से सुधीर भदौरिया और जेडीयू के नेता केसी त्यागी। जरूर देखिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।